हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्जा एहतशाम बेग। आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो अलजेब्रा का नवा डे का सेगमेंट है। इसमें आज मैंने जो क्वेश्चंस रखे हैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी हैं, यानी आपको ऑप्शंस देख के भी काटना आना चाहिए। तो आज मैं आपको वही तरीका सिखाऊंगा कि ऑप्शन देख के किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है। और एक क्वेश्चन मुझे याद है जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का था, जिसमें मैंने ट्राइंगल मान के कर लिया था, जबकि पूछा गया था लाइन, तो उसे भी मैंने आज पुटअप किया है और देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन में बनता है, किस तरीके से। ठीक है, उसे मैं डिस्कस कर दूंगा आज। तो फ्रेंड्स, आज जो है आपका नवा डे है। आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, इस एग्जाम की तरफ लेकर आइए। क्यों? क्योंकि जब तक कि वो आपसे कंपीट नहीं करेंगे, आपको अपने लेवल का एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट, और इंटरेस्टिंग सेगमेंट। पहला क्वेश्चन, जैसा आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका आ गया। पहले ही क्वेश्चन में उसने पूछ लिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, चलिए बताइए भाई। अपने जवाब जो है आप कमेंट में और चैट में मुझे लिखकर बताते रहा करिए, क्योंकि ये प्रीमियर होता है और इसमें आपको मौका मिलता है लाइव पार्टिसिपेट करने का। तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू -9। इज इट -1? इज इट पॉसिबल? कभी कोई नंबर, कोई भी आपका नंबर हो, वो मॉड्यूलस में क्या नेगेटिव वैल्यू देगा? ना। अगला देखो, फिर ये फाइनाइट कह रहा है, रियल नंबर। मुझे नहीं लगता ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्या ये सेट नहीं है? भाई है, तभी तो ये करेक्ट है। तो ये आपका नॉट अ सेट लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, बट ये सेट है। ऑलराइट, अब ये कह रहा है इट्स अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, पर यहां पर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, यहां पे सी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है? नहीं है। तो इस तरीके से सबसे एक जो मेन लाइन निकल कर आई, ये तीन स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान थे जो नहीं दिख रहे हैं, पर एक मेन लाइन निकल कर आई, वो क्या कह रही है कि मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा किसी भी नंबर का। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और चलिए हम मूव करते हैं आगे। इट विल बी अ शॉर्ट सेशन। अगला देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ। इसको आपको रेंज बतानी है। अब रेंज आप कैसे निकालोगे, ये चीज समझो। तो रेंज निकालने के लिए आप fx को क्या मान लो? y मान लो। चलो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी जब आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका y अपॉन 1 माइनस वाई। तो आपका जो x आएगा वो क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस वाई। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, आप यहां पे समझिए। अब आपको पता है यहां पे x बराबर आपका y अपॉन 1 माइनस वाई आया है। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ये चीज ध्यान रखो। तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 0। ये बात पता है कि नहीं पता है कि फंक्शन में, क्योंकि स्क्वायर रूट में आपका या तो ग्रेटर होगा या 0 होगा। अच्छा चलिए, तो अब हमें यह पता है कि y की वैल्यू तो आपकी 0 के इक्वल है और उससे बड़ी है। पर यह चीज समझो, फॉर फंक्शन डिफाइंड होने के लिए, अगर आप देखें यहां पे ये y के रूप में फंक्शन है, तो ये डिफाइंड होने के लिए आपका जो y है 1 माइनस वाई है, ये कैन नॉट बी 0 होगा। ये 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगा। ये चीज समझ लीजिए। ओके, तो ये बात ध्यान रखिए। इसका मतलब है रेंज जो आपकी रहेगी 0 से 1, और ये इक्वल टू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर 1 के इक्वल आपने कर दिया तो फिर वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 माइनस वाई 0 बन जाएगा, और वो आपका क्या होगा? गलत होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारे सामने जो चीज थी हमने आपको यहां पे डिस्कस कर दी। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे कौन सी रेंज बनेगी? तो अगर आप देखें तो यहां पे 0 इक्वल है, तो इक्वल एक ही जगह पे आ रहा है, वो ये आंसर है आपका। और कौन सा? बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा इसका रेंज का। ये चीज ध्यान रखिए। सिंपल यहां पे एक लॉजिक था कि 1 माइनस वाई आपका नॉन जीरो क्यों होगा? क्यों? क्योंकि अगर 0 हो जाता तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं करता। ठीक है, और y आपका क्या है? वही वैल्यू है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो हमने एक तरीके से रेंज किसकी बताई, उस fx ऑफ फंक्शन की। चलिए अगला सवाल, ये देखिए ये आपका दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, इसको कैसे टैकल करेंगे। कह रहा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और w इज इक्वल टू z के फॉर्म में दिया हुआ है 1 माइनस आई जेड अपॉन z माइनस आई सच दैट मॉड्यूलस ऑफ w इज इक्वल टू 1। चलो तो हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि z क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है, z जीरो है, नन ऑफ दीज है। तो हमको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है, कैसे, चलो देखते हैं। ये क्या कह रहा था, 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई। तो z की वैल्यू आपको पता है, z इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, यानी x प्लस आई वाई हम इसको ले लेंगे। अब यहां पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस ऑफ आई एक्स प्लस आई वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस आई वाई माइनस ऑफ आई। अब यहां पे देखो 1 माइनस ऑफ आई एक्स माइनस आई स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस आई कॉमन लो वाई माइनस 1। ये आपका कौन चल रहा है, w चल रहा है, ठीक है, w। अब यहां पे समझो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो 1 प्लस वाई माइनस ऑफ आई एक्स अपॉन एक्स प्लस आई वाई माइनस 1। अब एक बात बताओ, जब हम मॉड्यूलस लेते हैं तो याद करिए, अगर z1 अपॉन z2 का आप मॉड्यूलस ले रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो जाहिर सी बात है मॉड्यूलस ऑफ z1 और मॉड्यूलस ऑफ z2 इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। तो यहां पे भी हम करेंगे क्या, मॉड्यूलस ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1। अच्छा आपको पता है अंडर रूट ऑफ दिस का रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर, और इधर भी अंडर रूट ऑफ रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो अंडर रूट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। ये प्रॉपर्टी याद रखा करिए, प्रॉपर्टी याद होगी तो आपका सारा काम बन जाएगा। अब देखो, अगर देखो तो 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। अब जरा गौर से देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का किस्सा खत्म। देखिए यहां पे अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा, और यहां पे 1 1 का किस्सा खत्म। अगर जरा देखो तो y की वैल्यू यहां से क्या निकल कर आ रही, 0। y कौन सा होता है भाई, जरा गौर से देखिए, x प्लस आई वाई में y इज फॉर इमेजिनरी पार्ट, इसका मतलब है आपका इमेजिनरी पोर्शन का कोफिशिएंट वो आपका अगर 0 आ रहा है तो दैट मींस ये आपका कौन सा नंबर कहलाया, ये आपका प्योरली रियल नंबर कहलाया। देखा आप सभी ने किस तरीके से सवाल को हमने सॉल्व किया। तो कभी कभी आपके जो इस तरीके के सवाल होते हैं वो कहीं ना कहीं घुमाने की कोशिश करते हैं, पर आप घूमेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इस तरीके का सवाल, ये भी आपका लॉजिकल पैटर्न पे, कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। यहां पे समझने की कोशिश करिएगा कि जब आपको कुछ पूछा जाया करे तो घबराइए मत, कुछ नया आए तो घबराइए मत, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब देखो यहां पे कह रहा है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई tan ऑफ अल्फा, चलो ठीक है, और अल्फा की रेंज आपकी पाई से 3 पाई बाई 2 दी हुई है। पाई से 3 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया भाई, मेरे ख्याल से थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलो पहले अभी हम चलते हैं यहां पे इसको z ऑफ, और हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ, यानी जब आप इसका मॉड्यूलस करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर, ठीक, और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, यानी ये आ जाएगा सीधे सेक अल्फा। अगर सेक अल्फा ये निकला और अल्फा की रेंज आपकी क्या है, पाई से 3 पाई बाई 2। अब यहां पे याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी चाहिए। मैं बहुत जल्दी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और उसमें कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, एक एक चीज समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं आप कच्चे उसमें है। कई लोगों ने बोला भी है कि सर बेसिक से करवा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है। देखो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कौन होते हैं, साइन और कॉसेक। यहाँ पे कौन होता है, टैन और कॉट, और यहाँ पे होते हैं सेक और कॉस। तो बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, ना कि सेक।
तो इसका मतलब है ये आपका जो वैल्यू देगा ये माइनस ऑफ सेक अल्फा देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस था। देखो ऑप्शन में दोनों है आपका। अब आप गलती करोगे तो आप लगा के आ जाओगे, तुरंत देखोगे सेक अल्फा मार के चले जाओगे, अरे भाई रेंज तो देख लो, रेंज क्या कह रही है। आंसर आपका ये बी वाला, ठीक है, बी सी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो क्लियर हुआ। चलो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो यहां पे हमें पता करना है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी सीरीज दी हुई है, ठीक है, इस तरीके के सवाल आपके आ जाते हैं अक्सर। चलिए देखते हैं कैसे इसको हैंडल करना है। सबसे पहले आपको पता करना होगा वेदर इट्स एपी और जीपी। तो देखो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू 55/72। क्लियरली हमें अगर हम यहाँ पे एपी लेके जाएं तो देखो यहीं पे पकड़ में आ रहा है कि एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर यहाँ पे आप एलसीएम लो तो ये 9 हो रहा है, और यहाँ पे एलसीएम लो तो 6 हो रहा है। कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ये एपी बनेगा, 9 से 6 कोई नहीं होता है, तो एपी तो नहीं है। अब बात आती है जीपी की। जीपी की तरफ देखें, देखिए क्वेश्चन देख के आपको पकड़ना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। अब जीपी की आप बात करें तो जीपी क्या होता है भाई? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म, यही होता है। अब देखो सेकेंड क्या होगा? 1/3 माइनस का डिवाइड बाय 2/9। तो देखो यहाँ पे 3 तो गया, ये आ जाएगा -3/2। पर ये तब जीपी माना जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब आपका थर्ड वाला सेकेंड वाले का रेशियो भी सेम होगा। तो चलो थर्ड यानी 1/2। अब यहां पे देखो क्लियरली ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो जब ये बराबर निकल कर आए तो हमारे लिए तो काम आसान हो गया ना। अब हमें क्या करना है? जीपी का आपका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई? याद करिए, जीपी का nth टर्म का AR⁻n-1 अपॉन R-1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 55/72। अब ये कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। ए पहला टर्म आपका 2/9 और आर आपका -3/2 की पावर n-1 डिवाइड बाय -3/2 -1 इज इक्वल टू 55/72। ये हुआ। अब चलो देखो यहां पे मैं रफ कर दे रहा हूं, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब यहां पे हमको सिर्फ इसको क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। तो यहां पे देखिए एक चीज तो क्लियर है, 9 8, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा, और ये आपका हो जाएगा -5/2, 2 ऊपर चला जाएगा यानी 4 बटे माइनस का 4/5, और ये आपका -3/2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 55/72। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। सॉरी ये 72 नहीं है, 8 है, यहाँ पे 8 बचा हुआ है। अब यहाँ पे 8 है तो ये आ जाएगा 32, ठीक है, और ये हो जाएगा 275, यानी -3/2 टू द पावर n-1 इज इक्वल टू -275/32। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हुआ, 5 जाएगा इससे और 4 जाएगा इससे। तो अब यहाँ पे आप 1 उधर ऐड करोगे, तो जब ऐड करोगे तो ये 32 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 275 में से, तो बचेगा -243 डिवाइडेड बाय 32, और यहाँ पे -3/2 टू द पावर n। क्लियरली ये भी आपका -3/2 टू द पावर n बन रहा है, पर यहाँ पे n कितना हो जाएगा? 5, क्योंकि 3 की पावर आपका 5 होता है 243 और 2 की पावर 5 होता है 32। सो योर आंसर वुड बी ए। देखा कितनी आसानी से हमने सवाल को क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सवाल को ध्यान रखिए और उसको करने का तरीका देख लीजिए। चलो अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, देखिए इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ एन इन्फिनिटली डिक्रीजिंग जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इज 3। अच्छा चलो ठीक। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स टर्म्स इज 9/2, यानी उनके स्क्वायर का जो टर्म है वो 9/2। देन द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ दीज टर्म्स, यानी अब क्यूब की बात करनी है। अच्छा ठीक है, चलो हमें नहीं पता क्या है, आपको पता है एक ज्योमेट्रिकली डिक्रीजिंग सीरीज है, यानी ए आर, भाई जो ए होगी ए आर होगी, ए आर स्क्वायर होगी, फिर एंड सो ऑन, ठीक है, इनफाइनाइट तक के। और उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r, और वो वैल्यू आपकी दी हुई है 3। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। चलिए हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यानी a/1 - r इज इक्वल टू 3।
अब वो कह रहा है कि जो टर्म सम होगा, सम ऑफ स्क्वायर होगा उस टर्म का, वो कितना है 9/2 है। तो 9/2 उसके स्क्वायर का, इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, यही होगा ना, इज इक्वल टू कितना 9/2। आई होप 9/2 ही है, हाँ 9/2। चलो तो यहां पे रखो a स्क्वायर बराबर 9/2 1 माइनस आर स्क्वायर। अब आपको पता है कि यहां पे a की वैल्यू पहली इक्वेशन में कितनी है, a की वैल्यू आपकी है 1 माइनस आर, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगी 9 ऑफ 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये 9/2 है, ये 1 माइनस आर स्क्वायर है। 9 किस्सा खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई चाहिए। 2 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी 2 प्लस 2r स्क्वायर माइनस 4r इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका। अच्छा, अगर इधर लेके आओ तो 3r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 2 इज इक्वल टू, सॉरी 2 नहीं 1 बचेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो रहे हैं फैक्टर, 3 एकम 3 यानी 3 और 1 ही होंगे, और 2 माइनस प्लस है, इसका मतलब है रूट्स इसके किस नेचर के होंगे, रूट्स इसके दोनों पॉजिटिव होंगे, तो प्लस 3 और प्लस 1 डिवाइड बाय 3 भाई जाहिर सी बात है, देखो 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 माइनस आर फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए, और इनफाइनाइट फिर तो आपका आंसर क्या होगा भाई, यहां पे देखिए, देन द सम ऑफ द क्यूब्स, यानी आपका क्यूब निकालना, क्योंकि आर जो होता है वो लेस देन क्या होता है 1 होता है, ये बात ध्यान रखिए, आर आपका लेस देन 1 होता है। तो यहां पे हमें क्या करना है, क्यूब की वैल्यू निकालनी है, और हमें आर क्या लेना है 1/3 लेना है। अगर आर 1/3 है तो a अपॉन 1 माइनस आर बराबर कितना था 3 था, a इज इक्वल टू 3 ऑफ 1 माइनस 1/3 यानी कितना 3 इंटू 2/3 यानी गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, a की वैल्यू 2 हो गई, a की वैल्यू 2, r की वैल्यू 1/3। अब आपको क्यूब वाली वैल्यू चाहिए, तो क्यूब वाली वैल्यू में आपको क्या करना है, a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, यानी a 8 1 माइनस 27, यानी हो जाएगा ये 8 गुणे 27/26, यानी 2 4 2 13, यानी 108/13। ये मत करना काट देना 8 से नहीं कटेगा 13, 104 होता है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, सो आपका आंसर होगा 108 डिवाइडेड बाय 13। इट वाज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। तो इस तरीके के सवाल आपके आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको समझना है कि उनको, देखो होता क्या है, आप बीच का रास्ता नहीं निकाल पाते। जब बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इस क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन तरीका है। अब देखो इसमें लॉजिक कैसे समझाऊंगा, या तो आपके पास एक चीज समझना, ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, उसका रीजन है। इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक लगाना है, पर आप क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, विच वुड बी रॉन्ग। अब देखो कैसे ऑप्शन को काटना है, बहुत बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं, सुन लो। अब देखो यहां पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और यहां पे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ये यूपीएससी का फेवरेट सवाल होता है। क्यों, क्योंकि वो इसमें समय बर्बाद करता है आपका, ये चीज ध्यान रखिए। ये भाई जीएस वगैरह में आए तो हमें समझ में आता है कि आपको एक जो है गवर्नमेंट की स्कीम दी गई है, उस पर 3 स्टेटमेंट दिए गए, पूछ रहा है कि 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, इस तरीके से पूछता है। पर यहां पर आपको ना मैथ्स में एक चीज होती है, मैथ्स में एक चीज सीखना जरूरी है, हाउ टू यूज योर ब्रेन। अब देखो यहां पे समझो, अब पहले जरा एक बार एक नजर डालो ऑप्शंस पे। तो यहां पे देखो 1 2 4 है, 1 3 4 है, ऑल है, नन है। बहुत ध्यान से समझना। अब देखो एक चीज समझो, अगर नन हुआ, ठीक है, कोई भी करेक्ट नहीं है, तो बस एक स्टेटमेंट करेक्ट हो जाना चाहिए आपका, और वो ये ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब बात यह है कि सब जगह पे देखो 4 तो सबके साथ है, दोनों के साथ है, और ऑल में भी अगर देखोगे तो 4 होगा ही होगा, क्योंकि ऑल का मतलब है सभी सही। हमें बस इतना चेक करना है कि किस स्टेटमेंट को पकड़ें। अब आप कहोगे कि 2 वाले को चेक कर लेते हैं, फिर कहोगे 3 वाले को। चलो हम देखते हैं सबसे छोटा स्टेटमेंट कौन सा है। कह रहा है ए, छोड़ दो इसे, ए कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट देख लो, यहां पे सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम 2 रूट्स। करेक्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 ही रूट्स होते हैं,
ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसके 2 रूट्स होते हैं, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात ध्यान रखो। अब इसका मतलब है दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा ये बी वाले का किस्सा खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने आपको बोला पर इसका मतलब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने तीसरा वाला चेक नहीं किया है। अगर तीसरा वाला करेक्ट निकला तो बहुत ध्यान से देखना, अगर तीसरा वाला करेक्ट निकला तब आगे कुछ नहीं चेक करना है, आपका आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझिए। इसका मतलब है ऑल आर करेक्ट होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तीसरा स्टेटमेंट हमको क्या करना होगा? चेक करना होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट चेक करो, अगर तीसरा गलत निकला तो आंसर पहला वाला सही है, बाकी किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, ना चौथा ना पहला। तो हमारा काम किससे बन रहा है? सिर्फ तीसरे वाले स्टेटमेंट से, और इसको तो एक लाइन में पकड़ में आ जाएगा, ये तो सही है। अब देखो यहां पे कह रहा है अल्फा प्लस बीटा रूट्स हैं किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमें नहीं पता। वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 22, और यहां पे अल्फा माइनस बीटा है, इसे करेक्ट कर लीजिए। यहां पे अल्फा माइनस बीटा है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये माइनस बीटा है। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि देन ये इक्वेशन बनेगी जिसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, ठीक है। तो हम यहां पे मैच कर लेते हैं। देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा, 2 इक्वेशन दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा 22 और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 8। अगर आप देखें तो 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 30, यानी अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 15। अगर अल्फा की वैल्यू 15 है तो ये हो जाएगा 7। अब खुद सोचो, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका कितना हो जाएगा भाई? 22। और अगर आप यहां पे गुणा करें प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा भाई? अल्फा बीटा 105, विच वुड बी रॉन्ग, यानी थर्ड ऑप्शन, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके 2 स्टेटमेंट नेग्लेक्ट हो गए, ऑल आर करेक्ट और ये सेकंड करेक्ट, तो पहला वाला करेक्ट है, बस खत्म कहानी। इस तरीके से आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना था, बस यही चीज आपको सिखा रहे हैं हम यहाँ पे कि आपको कैसे करना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, स्टेटमेंट वाइज अगर हो तो थोड़ा एक बार ध्यान से देख लेना कि ऑप्शन किस तरीके के हैं। देखो, नन ऑफ करेक्ट में बस एक को सही करना है, एक सही हुआ चलो वो करेक्ट, तो इसका मतलब समझो। फिर उसके बाद दूसरा आपने पकड़ा, दूसरा जब आपने सबसे छोटा वाला देख लिया सही है, तो इसका मतलब है अब आपको तीसरा चेक करना पड़ेगा। अगर तीसरा सही निकल आता तो फिर कोई चेक नहीं करना है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन अगर तीसरा करेक्ट नहीं है तो पहला वाला करेक्ट है, क्योंकि ना एक चेक करोगे ना 4, वो हमेशा सब जगह रहेगा। डिड यू गेट दैट? तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट है, ये बात ध्यान रखना। हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें, वरना वो आपको चारों सॉल्व करवा रहा था, ठीक है। तो अपना माइंड यूज करते रहिए। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है द सेट ऑफ वैल्यूज p फॉर विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना है। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब एक बात बताओ, आर ऑपोजिट साइंस, इसका मतलब समझे? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा। इसका मतलब है एक चीज क्लियर है, अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा का तो जाहिर सी बात है वो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पे देखिए p माइनस 1 शुड बी नेगेटिव, यानी p शुड बी लेस देन 0। अच्छा, p शुड बी लेस देन 0, ये बात ध्यान रखिए। तो आपकी रेंज क्या बन गई भाई? 0 वाली एक ही रेंज है, वो कौन सी है? c वाली। और p आपका 1 से भी, तो यहां पे समझिएगा स्टेटमेंट बहुत ही आसान था, यानी आपका c वाला ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। p का ही हमें वैल्यू निकालनी थी, बस और कुछ नहीं। ऑलराइट, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इस सवाल को मैंने आपको कराया था, मैंने वहां पे रीड कर लिया था, मतलब दिमाग में मेरे ये चल रहा था कि वो आपको लाइंस नहीं बनानी है, आपको क्या बनाना है? ट्रायंगल। तो मेरे दिमाग में वहां पे ट्रायंगल चल रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे लाइंस है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? ये चीज मैंने वहां पे नहीं बताई थी, आज मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स, यानी आपको नंबर ऑफ लाइन बतानी है। अच्छा, अब 10 पॉइंट है, सपोज कर लो कोई 10 पॉइंट है इस तरीके के रैंडम, मान लेता हूं 10 से ज्यादा हो रहा है पर जानने की जरूरत नहीं। 4 उसमें क्या है? कोलिनियर है। ये 4 पॉइंट आपके कोलिनियर जो कि क्या बना देंगे? एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये भाई कोलिनियर का मतलब ये एक लाइन पूरी बनाएंगे।
तो जितनी भी लाइनें आपकी बनेंगी फाइनल में ये जाके जरूर जुड़ेगी उसमें, क्योंकि आप ऐड किस में करोगे, इन्हीं कोलिनियर में तो करोगे। अब ये नहीं पता है, देखो लाइन बनाने के लिए आपको कौन से कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, है ना, तभी तो आपकी क्या बनती है, एक लाइन बनती है। तो 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन कौन से 2 पॉइंट आप लोगे, हो सकता है इस वाले में से एक लो, हो सकता है ये जो रैंडम जो बचे हुए हैं 10 पॉइंट में से जो आपके 4 हैं उसमें से आप क्या एक लो, ठीक है, ये चीज समझ लो। तो अब हमें ये नहीं पता है कि वो क्या करेंगे, और वो आपस में लाइन नहीं बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं, टोटल माइनस नन, सिंपल सी बात। तो हम मान लेते हैं टोटल नॉन कोलिनियर थी, तो नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब है हमें कितनी लाइन चाहिए, इतनी, यही पॉसिबिलिटी होगी भाई। टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, यही तो होगा 10C2। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, हम वो 4C2 वाला घटा दे रहे हैं, ठीक है, हम 4C2 घटा दे रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखते जाइए कैसे करना है, जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि 10 में से अगर हम 4 घटा रहे हैं तो हमारी 6 ही बच रही है, यानी टोटल में से हम मान के चल रहे हैं कि वो भी आपकी क्या है, नॉन कोलिनियर है। और नॉन कोलिनियर में से अगर जितनी लाइन बनेगी तो हम उतनी लाइन हटा दे रहे हैं, क्योंकि वो लाइन, अब भाई आप खुद सोचो, कोलिनियर कभी भी आपकी लाइन नहीं बनाएगी, वो बल्कि एक ही लाइन बनाएगी, ये चीज समझिए, मतलब अलग अलग लाइन नहीं बनाएगी, एक ही लाइन बनाएगी, तो वो एक ही लाइन में होगा, तभी तो उनको कोलिनियर बोल रहे हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि वो भी कोलिनियर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं कि उनमें जितनी लाइन बनेगी और जो टोटल जितनी लाइन बनती है, अगर 10 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते हम घटा दे रहे हैं, हमारे जो बची हुई लाइंस है उन पे कोलिनियर, उन पे जो है हमें लाइंस मिल जाएगी। अब यहाँ पे खुद सोचो, यहाँ पे कितना होगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, यानी ये हो जाएगा आपका 10 गुणे 9 बटे 2 माइनस 4 गुणे 3 बटे 2। अब देखो ये गया 5 और ये गया 2, यानी अगर आप देखें 45 में से 6 गया कितना, 39। आप कहोगे 39, आंसर दिया भी है ऑप्शन में, लेकिन ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि वो जो लास्ट में आपने डिसाइड किया है, जो एक लाइन हटाया है, मतलब पूरी एंड में जितनी भी लाइन बनेगी फाइनल में जाके उसको जोड़ोगे उसी के साथ, तो इसका मतलब एक और एक्स्ट्रा होगा, यानी आपका आंसर होगा 40। दैट वाज द थिंग, ये चीज समझिए। बात समझ में आई भाई? अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम सितंबर में है। आई होप कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, मुझे ऐसी आशंका लग रही है, पर हम ये मान के नहीं चलें, क्योंकि यूपीएससी ने डेट दे दी है एंड इट इज अ यूपीएससी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम इस पे भरोसा करके चल रहे हैं, वो हो जाए वो आपकी किस्मत है, ये बात ध्यान रखिएगा। पर अपना कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ाते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप लेवल नहीं बढ़ाएंगे तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको पता है हमारी क्लासेस यहाँ पे चल रही है, सो सब्सक्राइब दिस डी-कोड एग्जाम डिफेंस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। क्यों? घंटी जाके बजा देना। इसका रीजन यही है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंगेजमेंट बढ़ाइए, हम डेली आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। हाँ, लाइक शेयर कमेंट वो आपका हक है, और अच्छा लगे तो जरूर करिएगा, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम में, ठीक है। अनलाइक मोटिवेशनल वीडियोस, वी डोंट वांट, हमें, मुझे नहीं लगता आर्मी में कोई अगर जा रहा है तो उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। थैंक यू, बने रहिए डी-कोड पे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।